लिखो, क्वांटम नंबर्स आर set of 4 numbers which gives us information about energy of electron, orientation of electron, orientation, shape of electrons in an orbital, और इन एन एटम लिख सकते हो आप, सारा ही आ जाएगा इसमें, इन एन एटम, इन एन एटम। एक एटम में टोटल कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। तो लिखिए, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले लिखिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन, गिवन बाय नील्स बोर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस किसने करा था? बोर ने करा था। किसके बारे में बताता है? गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटम, अबाउट साइज ऑफ एटम। कैसे? आपने पढ़ा था R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, पढ़ा था, याद है? क्या था ये? 52 0.529 या 52.9 समथिंग है ना? ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, याद आया? एन स्क्वायर अपॉन जेड था ना। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला पॉइंट, इसके देखो ये पॉइंट्स बना बना के लिख देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट। उसके बाद लिखो, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ शेल या अबाउट द शेल, इट टेल्स अस अबाउट द शेल्स, और इसको हम ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा शेल माना जाएगा? k शेल। n की वैल्यू 2 तो l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n शेल एंड एक्सेट्रा सो ऑन। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा शेल होता है? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। अब देखो आगे जाके जब अपन लोग सेकेंड नंबर क्वांटम पढ़ेंगे, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो आपको ये बताएगी कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, याद है? अब हम लोग वहाँ जाके एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में जितना उसका ऑर्बिट के एन का नंबर होता है उतना ही टोटल नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। पता है तुमको? ये हमने एक बार बताया था। तो अब यहाँ पर हम इसको पहले लिख रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर लिखना सही है। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। तो लिखो थर्ड पॉइंट,
इट टेल्स अस या टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल इन द शेल। क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ सब शेल इन n शेल इज इक्वल टू n। सही है? वो कौन से होते हैं वो चलो आगे जाके बता देंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके पास नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे? 1 ही होंगे। कितने सब शेल होंगे बेटा? 1। n इज इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ सब शेल भी कितने होंगे? 2। n इज इक्वल टू 3 के लिए सब शेल कितने हो गए? 3। n इज इक्वल टू 4 के लिए सब शेल कितने होंगे? 4। अब ये कौन से होते हैं मैं एक बार के लिए बता देता हूँ, बट आपको अभी आगे वाले में समझ में आएगा। ये होता है बेटा 1s, ये होता है 1s और 2p, ये होता है आपका 1s 2p और 3। अब देखो 1s 2s छोड़ो, अभी और कंफ्यूज हो जाओगे। s नहीं, ऐसे ही समझने के लिए मैंने तो आपको चाहता नहीं हूँ आपको कंफ्यूज करना, नहीं तो और कहोगे ये 1s कहाँ से आया 2s कहाँ से आया। अभी 2 मिनट, एक कल तक रुक जाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। 1s क्या होता है, 2s क्या होता है, 3s क्या होता है। आप बस इतना याद रखो, n में s होता है, l में s और p दोनों सब शेल होते हैं। अब ये वाली चीज़ अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो बस थोड़ा वेट कर लो, आपको सेकंड वाली सब्सिडरी क्वांटम नंबर आते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट लिखिए, लिखो इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। 4th लिखिए, it gives the number of orbitals, it gives the number of orbitals in an orbit of atom। समझ में नहीं आ रहा ये सारा? ये तो क्लियर है ना सारे, छोटी छोटी बातें। देखो जैसे बाय द फॉर्मूला n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू, देखो ये सारी बातें जो है ना, ये जब आप ऑर्बिटल समझ लोगे तब आपको वैसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब ये क्योंकि n में आता है तो मुझे यहाँ लिखाना मजबूरी है, मेरी लिखाना पड़ेगा। कैसे? अब सुनो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n शेल, इन n शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर, पूरा लिख दो। जैसे देखो इधर आपको पूछा जाए k शेल में, तो k शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने होते हैं? 1। 1 स्क्वायर क्या होगा? 1। लेकिन अगर l शेल की बात करें, n इज इक्वल टू 2, तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 4। अब ये कैसे? आगे वही मैं कह रहा हूँ वापस, बेटा s में ऑर्बिटल होता है 1 और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 4। समझ में आई बात? इसके लिए तो आप चाहो तो 1 लिख दो और इसके लिए लिख दो 1 s का और 3 p के, p लिखूंगा और ये 1 s का। बोलो ऐसे समझ सकते हो? ये आपको थोड़ी देर बाद में सारे समझ में आ जाए, पर अब मेरी मजबूरी क्या रह गई कि मैं ये 3rd और 4th पॉइंट इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये इसी के साथ लिखने पड़ेंगे। समझ में शायद हो सकता है आप लोगों को सेकंड वाली क्वांटम नंबर में आ जाएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, इसी तरह से अगर m शेल हो तो कितने हो जाएंगे? 9। और 9 में कैसे? 1 हो जाएगा आपका किसका? 9, हाँ 1 हो जाएगा s का और 3 हो जाएंगे p के और 5 हो जाएंगे d के। देखिए इधर ये हो जाएंगे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9। और 9 में से 1 हो जाएगा s का, 3 हो जाएंगे p के और 5 हो जाएंगे d के। ऐसे आपको क्या मिल जाएंगे? 9। ये सारे क्वेश्चंस है, ये एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन समझ लो आप। तो बताओ n शेल में कितने होंगे? 16। बना लोगे? 1 s का, 3 p के और
और डी के 5 और एफ के 7। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट of an atom is given by 2n स्क्वायर। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना या अच्छे से लिख देना। ये एग्जाम्पल अलग चीज़ है, एक एक पॉइंट को अच्छे से बाद में घर जाके हाईलाइट कर देना, ताकि आपको कोई कहे ना समरी, तो आप समरी में फटाफट इनको देख सको। जैसे आपको किसी ऑर्बिट की बात कर रहा है, शेल की बात कर रहा है, तो कोई पूछे के शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किससे दे सकते हो, 2n स्क्वायर से। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या है 1, और 2 × 1 का स्क्वायर क्या आएगा, तो आपको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, ठीक है। l शेल में 2 × 2 का स्क्वायर कितने होंगे, 4 × 2 = 8, किसके 6 p के। बेटा p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 6, और 2 ऑर्बिटल s के 6 और 2 कितने हो गए 8। m शेल में 2 × 3⁻², 18, (32) बोलो क्लियर। नेक्स्ट 6th नंबर, लिखो द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन orbit of atom can be related with n के साथ रिलेट किया जा सकता है। क्या होता है, v is proportional to 1/n, या v is inversely proportional to n, और इसकी वैल्यू क्या थी 2.18 × 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको n की वैल्यू पता है, देखो एक तरह से आप थोड़ा सा बोर की पुरानी बातें याद कर रहे हो, समरी चल रही है एक तरह से, सोच सकते हो। नेक्स्ट लिखो 7th नंबर, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, the energy of an electron in an orbit can also be related with n। क्या होता है फॉर्मूला याद है, E is proportional to 1/n² था, Z² था, पर अभी मैं n से रिलेशन देख रहा हूं, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/n², और वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1n² कर दो माइनस, और ये हो जाएगी -13.6, ठीक है ना, इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है, देखो एक n ने कितना कुछ बता दिया, तभी तो ये प्रिंसिपल है। देखिए 7th 8th लिखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ एन एटम कैन बी रिलेटेड एज, वही mvr = nh/2π। तो जे तो वैसे बोलते हैं, पर आपको तो mvr = लिखना है nh/2π। जे एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं, अगर पता हो तो।
तो अब इस हिसाब से के शेल के लिए देखो एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती क्या? के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या 1, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/2 और अगर आप चाहें तो क्या इसकी वैल्यू निकाल के नहीं रख सकते? वो तो ठीक है, नहीं मैं एक वैल्यू पूछ रहा हूँ। अगर आपको सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, समझो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज, और सीधी अगर ये वैल्यू याद है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में तो कुछ करना ही नहीं है, मल्टीपल करते जाना है, जो भी एक बार वैल्यू याद रख लो एक की। हालांकि खुद भी निकाल सकते हो, अगर थोड़ा सा स्पीड फास्ट है आपकी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ तक हो सके चीज़ों को सुलझा के जाना। ये क्या हो जाएगा 2h/2, तो 2h/2 क्या हो जाएगा h/π हो जाएगा, सही है। और m शेल के लिए तो देखो या तो हो जाए 3h/2, क्या इसको वो 1.5h/2 भी बोल सकता है ना, h/π। देखो ऐसे कई सारी चीज़ें वो बना बना के दे देता है। देखो लिखो, एक नोट लगा के लिखो, बस लास्ट 2 पॉइंट। लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ l, अगर l की वैल्यू आपको गिवन है तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू l-1। तो l की वैल्यू क्या होगी n+1, l की वैल्यू क्या होगी n+1। हालांकि अभी नेक्स्ट पढ़ने ही वाला है इसमें। और सेकंड वैल्यू है हायर वैल्यू ऑफ l, हायर वैल्यू ऑफ l फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, ये हो जाएगी l इज इक्वल टू n-1। तो लोवेस्ट अगर l-1 थी तो हाईएस्ट हो जाएगा n-1 l के लिए। बात है दोनों सेम है। ये भैया आपकी एक क्वांटम नंबर कंप्लीट होती है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है सोमरफेल्ड को। किसको जाता है? सोमरफेल्ड को। सोमरफेल्ड किसके द्वारा डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, एल की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखो वैसे किस किस के बारे में बातें करता है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये नंबर ऑफ सबशेल्स, या ऐसे कर दो, इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट नंबर 1 number of subshell in given shell, number of subshell in given shell. Second, angular momentum of electron present in any subshell, angular momentum of any of electron in any subshell.
एंगुलर मोमेंटम के बाद में रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल। फोर्थ, शेप ऑफ दी सबशेल्स या शेप ऑफ सबशेल्स। अब नीचे लगाओ, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, value of L is ranges in between 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। ठीक है, अब देखें ज़रा, एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, हम सारी लिख लेते हैं। इधर देखो, अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल क्या माना जाएगा, k। पता है सबको, हमने पढ़ा है n इज इक्वल टू 1 होने पर k शेल माना जाएगा। अब k शेल के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 0 टू n माइनस 1। तो 0 टू n माइनस 1, 1 माइनस 1 भी कितना होगा, 0। तो इसकी l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। ठीक है, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ सबशेल कितना है, 1। बेटा 0 भी अपने आप में क्या है, एक डिजिट है, एक वैल्यू है। 0 एक डिजिट है, इसका मतलब नंबर ऑफ सबशेल कितना है, 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए शेल क्या हुआ, l। l शेल के लिए l की वैल्यू n 0 से लगाकर n माइनस 1, तो 0 है ही, और n माइनस 1 का मतलब कितना हुआ, 1। तो इसके लिए L की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 0 एंड 1। 0 एंड 1 का मतलब टोटल 2 वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ सबशेल्स कौन से होंगे, 2। कितने होंगे, 2। n की वैल्यू 3, तो सेल कौन सा, n। वैल्यू ऑफ L 0, 1 एंड 2। हाउ मैनी नंबर ऑफ सबशेल्स, 3, 0, 1, 2 वैल्यू है। दिस इज नॉट द अमाउंट, दिस इज द वैल्यू ओनली। m, सॉरी m के लिए था ये। अब अगर वैल्यू 4 है, शेल कौन सा हो गया, n। वैल्यू हो गई 0, 1, 2 एंड 3। कितने सब शेल से, 4। ठीक है, ये लास्ट वाला कॉलम 2 मिनट के लिए खाली रखना। तो क्या आपको गिवन वैल्यू ऑफ नंबर, देखो क्या आपको इससे नंबर ऑफ सब शेल पता चल गए। L की जितनी वैल्यूज होती है उससे आपको क्या मिल गए, नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है, अभी हम एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी वगैरह की भी बात कर लेंगे। बोलो क्लियर है बेटा। अब देखना ध्यान से, अगर आपको L की वैल्यू गिवन हो तो टाइप ऑफ सबशेल आप पता लगा सकते हो। टाइप ऑफ सबशेल, ध्यान से देखना, अगर L की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है S सबशेल, S सबशेल। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 होने पर P सबशेल,
2 होने पर डी सब शेल, 3 होने पर एफ सब शेल। तो क्या अब मैं देखो नंबर ऑफ सब शेल 1 है और उसके लिए एल की वैल्यू क्या है 0, तो मुझे बताओ कौन से सब शेल इसके पास होंगे, एस सब शेल होगा कि नहीं होगा। अब इसके पास एल की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, इसका मतलब इसके पास एस एंड पी सब शेल होंगे। बोलो समझ में आई बात। टाइप ऑफ सब शेल की बात हो रही है, ये है नंबर ऑफ सब शेल और ये उनके लिए एल की वैल्यू, इसके बाद में एस पी एंड डी सब शेल और इसके लिए हो गया एस पी डी एंड एफ सब शेल। ये आपको याद रखने पड़ेंगे सारे। देखो वैसे तो कोई आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी सर ये एस का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, अगर कभी ऐसे कुछ सुनने में आ जाए, होता है ना सर कि एस क्यों दिया, एस ही क्यों दिया, ए बी सी डी दे देते, पी क्यू आर एस दे देते। तो देखो बेटा एस का मीनिंग निकल कर आता है शार्प। अब ये क्यों दिया, कैसे दिया, वो तो अब अपन नहीं जा सकते उस टीचर के अंदर के, उस साइंटिस्ट के अंदर कि शार्प का क्या मीनिंग है, बट एस का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है शार्प। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अलग है, ये कोई वो नहीं है, इस पी का मतलब प्रिंसिपल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। याद रहे तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा है। अरे ये हमेशा क्या रगड़ा है, कभी पी एल ई लिखता है, कभी पी ए एल लिखता है, सब सही है। तुमको वैसे भी लिखना नहीं है, तुम्हारे 4 ऑप्शन आएंगे। अब हम इसके नीचे एक नोट क्या लगा सकते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए बेटा। क्या आप ये कह सकते हो कि जितनी वैल्यू n की होती है उतने ही नंबर ऑफ सबशेल होते हैं। नंबर ऑफ सबशेल ये क्या है, वैल्यू ऑफ l, ये है नंबर ऑफ सबशेल। अगर n की वैल्यू 1 है, क्योंकि देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, कल को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स, और 4 क्वांटम नंबर्स है और चारों क्वांटम नंबर में कई सारी बातें, और पता नहीं कौन सी बात पूछ ले आपको। तो इसलिए नोट क्या लगाएंगे, लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन लिखो। देखो अभी शेप कैसे होते हैं वो तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अपन ने अभी एक बात करी कि शेप आप बता सकते हो, तो जैसे ही हमें टाइप ऑफ सबशेल पता चला, ठीक है ना, तो हम शेप के बारे में बात कर सकते हैं। तो सेकंड वाली ये जो बात है, फोर्थ वाली बात मैं अभी आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, याद रखना पड़ेगा आपको कि एस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप क्या होता है। तो देखिए जरा, L इज इक्वल टू 0 के लिए एस सबशेल जो होता है उनका शेप होता है बेटा स्फेरिकल। स्फेरिकल, एक बार जनरल के लिए ऐसे बताता हूं, ये ऐसे गोला स्फेरिकल। L इज इक्वल टू 1 होने पर सबशेल होगा बेटा आपका P सबशेल, और इसके लिए होता है डम्बल्ड शेप। डम्बल्ड अच्छे से लिख देते हैं।
ऐसे होता है, ये डंबल होता है, ठीक है। L इज इक्वल टू 2 होने पर D सब शेल, इसको बोलते हैं डबल डम्बल्ड। ऐसे, और L इज इक्वल टू 3 F के लिए ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमें नहीं पता चलता। कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं लिखना है, नहीं बनाना है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट लिखो, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय the number of orbitals in a subshell is given by 2L plus 1। वैसे आप ये कर चुके हो, फिर भी आपको मैं बता दूं, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला टू एल प्लस 1 का मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1 ऑर्बिटल, जिसको हम अक्सर ऐसे बनाते हैं, एक बॉक्स। L इज इक्वल टू 1 होगा, तो L इज इक्वल टू 1, पहली बात तो ये किसके लिए हो रहा है, ये S के लिए, ये P के लिए। तो P में 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स को कैसे बनाया जाता है, क्या हम लोगों ने ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ लिया था? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा, तो हम लोग बात करें ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। L इज इक्वल टू 2, 2 के लिए सबशेल कौन सा, D, तो कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। इसको हम बेटा ऐसे बनाते हैं, L इज इक्वल टू 3 के लिए F 7 ऑर्बिटल्स। ये इस तरह से बनाते हैं। देखो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने बीच किया एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक, चैप्टर नहीं एक टॉपिक अगर नहीं पढ़ा, एब्सेंट रहे, कोई छुट्टी रख दी या घर से पढ़ के नहीं आए, तो गए काम से। मतलब आपको इसकी कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। हालांकि इन ऑर्बिटल्स के भी नेम होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी को लिखना ही हो तो इसके नाम भी अपने को पता होने चाहिए। हालांकि मत बनाना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बाद में आप लोगों को आखिर में बनाने तो है ही, ठीक है, ज़रूरत नहीं है आगे बनाना ही है। इसको हम सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन इन तीनों का नाम है Px, Py एंड Pz। डी सब शेल के लिए टोटल 5 है, dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz²। एफ के बारे में हमको नहीं लिखना होता है, एफ में बहुत सादा हो जाएंगे हम लोगों को, और हमको लिखना भी नहीं होता है। हमें कॉम्प्लेक्स है पता भी नहीं चलता है वैसे कौन कौन से एक्सिस पे क्या है, तो इसको हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स बोल के छोड़ देंगे। ये वाली चीज़ मैं बाद में लिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए लिखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में लिखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, इन अ सबशेल गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें हालांकि ये लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू 2L प्लस 1।
2 इंटू 12 प्लस 1। कैसे सर? इधर देखो, आप 12 प्लस 1 से क्या निकालते हो? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो उसका क्या हो गया? डिवाइड, डबल हो गया। तो 2l प्लस 1 का डबल। तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूं बेटा कि कल को तुम्हारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला बनकर आ गया स्टेटमेंट पे, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में ये आए ना आए, एकदम से क्लिक हो ना हो, तो मैं मेरी तरफ से ये बता देता हूं कि हाँ भाई इस तरह से भी होता है, इस तरह से किया जा सकता है। बाकी तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है। अगर आपको ये आइडिया है और ये आपको समझ में आ ही जाएगा कि एक ऑर्बिटल में एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एस ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2। पी में कितने होंगे? तो 3 दूनी 6। डी में कितने होंगे? 5 दूनी 10। और 7 एफ में कितने होंगे? 14। भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सबशेल में जितने ऑर्बिटल होंगे उसका दुगना कर दो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो अब कोई पूछे एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। 4 इंटू 0 0 प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पी सबशेल के लिए कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबशेल के लिए कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ सबशेल के लिए कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स या अच्छे खासे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर। बस इंतज़ार है तो इस टॉपिक के ख़त्म होने का। टॉपिक ख़त्म हो फिर हम लोग कम से कम 20-25 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ आए हुए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं 15-20, तो बाकी एक्स्ट्रा करेंगे वो अलग। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको कहा था कि एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो एनसीईआरटी में नहीं है वैसे ये चीज़, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है। लिखो नीचे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन वैल्यू ऑफ L। अगर आपको L की वैल्यू दे रखी हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। L की वैल्यू से हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। आपको निकालना है ना। ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो कुछ भी आ सकता है, तो निकाल के देखेंगे। बिल्कुल, इधर देखो, सबके लिए SPDF के लिए निकालेंगे। उधर लिखते हैं, चलो उधर बनाते हैं। खुद शुरू हो जाओ। तो मैं तो लिखूंगा ही लिखूंगा, तो मेरे देख देख के लिखोगे, इससे अच्छा L की वैल्यू रखो, शुरू हो जाओ। L इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सा सबशेल? S सबशेल। तो S सबशेल है तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अरे 0। L की वैल्यू क्या? 0। L की वैल्यू 0, तो 0 इंटू L प्लस 1, 0 0 0 से H अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई होगा तो भी। बोलो समझ में आई बात? कोई तकलीफ नहीं। अब आप करो, बताओ। L की वैल्यू 1, अरे 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, रूट 2 की वैल्यू 1.4। 1 माने एक बार के लिए, तो क्या ये एज इट इज H अपॉन 2 पाई के लगभग सेम नहीं आ जाएगा? लगभग। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या करेंगे? इधर देखो, हम एक काम कर सकते हैं, L की वैल्यू को 1 रखें तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1। देखो इसको अगर फॉर्मूले में अगर कुछ दिमाग लगवाए तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला ही पूछ ले, वैल्यू तो चलो बाद की बात है। इसका आंसर क्या आएगा? रूट 2। अब हमारी मैथ्स एक चीज़ हमको अलाउ करती है कि हम अगर ऊपर और नीचे दोनों को रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? तो क्या मैं
ये कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ऐसे फॉर्मूला वाइज अगर मुझे कोई कहे तो क्या मैं इसे h/√2π लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? डी सबशेल के लिए देखो बेटा, L इज इक्वल टू वैल्यू 2 हो और सबशेल अगर D हो तो क्या हो सकता है? इधर देखो, L की वैल्यू 2 रखो, 2 एंड 2 + 1 और h/2π, 2 + 1 3, 3 2 जा 6, √6 और h/2π। अब देखो जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि वही रहे, चेंज भी हो सकता है। जैसे अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हाँ, तो √6 को अगर √3 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, √2 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, इसको ऐसे करो, √6 है और h/2π है, ठीक है? तो इसको आप, हाँ वही, अरे वही मैं सोच रहा हूँ, √2 × √3 हो सकता है। हाँ ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे रुको, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? h/√3 h/√2π, √3 h/√2π। इसको भी आगे सॉल्व कर, हाँ यही ठीक है, या इसको हम और √3/2 h/π, ठीक है? ये हो गया आपका L इज इक्वल टू 2 के लिए। अब बताओ L इज इक्वल टू 3 का क्या होगा? √3 h/π। L इज इक्वल टू 3, देखो L इज इक्वल टू 3 के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, L इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब F सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा √3 h/π, √3 h/π। L इज इक्वल टू 3 का आंसर हो गया। ये लो, अब इसमें भी कोई ऊपर नीचे कर सकता है। अब इस √3 h/π को भी तो सॉल्व कर सकते हो। क्या देखो, शो करने वाला कैसे भी शो कर सकता है। जैसे आपने ये लिखा, अगर वो ऐसे कर दे तो क्या 3h/√3π भी तो आंसर हो गया। एक्सप्रेशन है, कैसे भी लिखो भाई, एक्सप्रेशन है तो वो किसी भी तरह से लिख सकता है, उसको पूरी छूट है। मना नहीं है, वहां आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा इसको इसने कैसे लिखा है। ये ऐसा नहीं सर आपने तो ऐसे ही लिखा था तो हमने तो वही ढूंढा, हमें तो मिला ही नहीं। वो कुछ भी अपने आप को चेंज करके लिख सकता है। ये आपका बेटा हो जाता है कंप्लीट सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। कल हम करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दोनों साथ साथ हो जाएगा, है ना। आज थोड़ा लेक्चर हो गया, बाकी तो ये भी थोड़ा शुरू करवा देता, बट कोई नहीं, वैसे भी स्पिन क्वांटम नंबर छोटा ही है, तो स्पिन छोटा है तो मैग्नेटिक और स्पिन को साथ करके कल की डेट में ये टॉपिक खत्म, क्वांटम नंबर, और परसों चलेंगे क्वेश्चंस, और टाइम मिला तो कल भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर हम लोग शुरू करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से दिखाते हैं, समटाइम इसको हम ML भी बोल देते हैं, ठीक है, M, या इसको हम ML बोलेंगे। किसने दिया था, हु गिवन दिस, जीमैन ने, तो हम लिखेंगे गिवन बाय जीमैन। याद आ रहा है कौन सा वाला जीमैन, जीमैन इफेक्ट वाला जीमैन। क्या बोला था जीमैन ने, हाँ, इन द मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रमी लाइन्स आर स्प्लिटेड, इसको हम कहते थे जीमैन इफेक्ट, ठीक है। लिखो इसमें, इट डिनोट्स द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट डिनोट्स द ओरिएंटेशन ऑफ electron in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में
ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। हम आगे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, 2l+1। टोटल वैल्यू ऑफ m किसके इक्वल होगी, 2l+1 के इक्वल होगी, विच रेंजेस इन बिटवीन -l to 0 2 + l। याद रखना, -l से 0 और 0 से भी आगे +l तक, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a subshell, denotes the number of orbitals in a subshell। अब अगर हम लिखें तो for S subshell, तो S subshell के लिए बेटा L की वैल्यू क्या होती है, 0। L की वैल्यू 0, तो वैल्यूज ऑफ M, तो 2l+1 हो गया 1, तो 1 क्या हो गया, 1 वैल्यू ऑफ m मीन्स देर आर 1 ऑर्बिटल। एस सब शेल में जितना वैल्यू ऑफ m आ रहा है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। तो आपने जो लिखा ना, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, तो हम यहाँ एक साइड में लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू ऑर्बिटल्स। सही है। तो बताइए मुझे, एस सबशेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल। एनी प्रॉब्लम, देखो आगे देखो, पी सबशेल, फॉर पी सबशेल एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 दैट इज 3। दिस मीन्स देर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। अच्छा, अगर कोई रेंज पूछ ले, चलो इसके साथ ही एक लिखते हैं, रेंज पूछ ले, रेंजेस इन बिटवीन 0, देखो -l to 0 to +l, इसका मतलब ये हुआ -1 0 +1, इसकी वे रेंज क्या होगी, ओनली 0। क्योंकि -0 और +0 तो बोलने से रहे, तो क्या होना है, 0 ही रहना है। थर्ड, फॉर डी सबशेल L इज इक्वल टू 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ M क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 दैट इज 5 ऑर्बिटल्स, और रेंज हो जाएगी बेटा आपके -2 -1 0 +1 +2। बोलिए, क्लियर है। और इसी तरह से आप f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हो गई बेटा 3, m इज इक्वल टू हो गया 2 × 3 + 1 दैट इज 7 ऑर्बिटल्स, एंड L की रेंज हो गई -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अब देखो जो मैंने ये बात बोली थी, इट डिनोट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी मीनिंग समझ लो। अगर आप चाहो और आपके पास जगह हो तो अगर लिखना चाहो तो दैट्स अपॉन यू कि एस सबशेल या पी सबशेल में जो आपको एल की वैल्यूज़ आ रही है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, वही आपको क्या देता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन देता है। मतलब एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है ओनली 1 होता है, मतलब वैल्यू ऑफ एल कितना है 1, तो ओरिएंटेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन भी कितना माना जाएगा 1। इसको ऐसे समझ नहीं सकते लेकिन पी से समझ सकते हो। कैसे? पी के कितने ओरिएंटेशन होंगे 3। आप चाहें तो इधर ये चीज़ लिख सकते हैं, देखिए अब कितनी वैल्यूज़ है 3, तो इसका मतलब कितने हो सकते हैं 3 ओरिएंटेशन। अब इसको ऐसे समझो, पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में 3 ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होगा वो या तो पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड हो सकता है, ओरिएंटेड का मतलब प्रेजेंट होना, वहाँ पर अवेलेबल होना। अगर वो पी वाई है तो वो भाई जैसे मान लो मैंने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको z बोल दिया, तो मेरे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकता है, जिसको हम आगे जाके ऐसे बताएंगे। ये होगा px, इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन 3D में। आप सोच के देखिए मैं कहाँ कहाँ हो सकता हूँ। अगर आप इस कमरे के 3 ओरिएंटेशन बना लें तो मैं, अगर ये कमरा तो वैसे अपन 3D में नहीं एज्यूम कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको एज्यूम करूँ, ये वाला आपका कैसे लिखते हो, ऐसे ये वाला, अगर यहाँ पर 3 ओरिएंटेशन है तो कोई सब्सटेंस, कोई चीज़ इस पे हो सकती है पी एक्स एक्सिस पे, या वो कहाँ हो सकती है पी वाई एक्सिस पे, या वो कहाँ हो सकती है पी जेड एक्सिस पे। एस का ओरिएंटेशन एक ही होता है और यहीं से बात निकल कर आती है कि इसका शेप क्या होगा। अब एक ओरिएंटेशन किस चीज़ का हो सकता है, एक बॉल का। बॉल को कभी कोई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रख सकता है? नहीं रख सकता, बिकॉज एक बॉल जो होती है बेटा वो एक्स वाई जेड हर एक्सिस पे क्या होती है, अवेलेबल होती है। बॉल कह दो, स्पीयर बोल दो। तो क्योंकि बॉल एक एक्स एक्सिस पे भी अवेलेबल हो सकती है, वाई और जेड, इसका कोई फिक्स नहीं होता। आप बॉल को कैसे ही रख दो, कैसे ही घुमा दो, क्या वो हर एक्सिस को फॉलो करेगी? बिल्कुल करेगी। बॉल मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन अगर स्पीयर है तो स्पीयर के अंदर वो एक्स वाई और जेड तीनों प्रकार के एक्सिसेस फॉलो करती है। तो इसका मतलब उसका कोई एक परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होता और जितने भी ओरिएंटेशन है उसको क्या मानते हैं, 1। लेकिन पी ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। या तो हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन पी एक्स एक्सिस पे घूम रहा हो, जो मैंने ये बताया, या वो पी वाई एक्सिस पे घूम रहा होगा, या वो पी जेड एक्सिस पे घूम रहा होगा, बिकॉज देर आर 3 ओरिएंटेशंस। इसको समझना थोड़ा सा ना, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब कि डिटेल में आए ही आए क्वेश्चन, लेकिन बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने लिखा है कि देयर इज अ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिवन बाय द एमएल, देन यू हैव टू नो दैट कि हाउ मेनी ओरिएंटेशन आर पॉसिबल। तो वो 3 ओरिएंटेशंस होते हैं जो आगे जाके हम बात करेंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बोलो बात समझे? इसी तरह से इसके कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है बेटा? 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। और आपको मैं आगे जाके नाम बताऊंगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। देयर आर 5 ओरिएंटेशन एंड सेम लाइक दैट एफ ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। और उसके नाम हमने अभी तक नहीं दिए हैं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाए हम लोग कि कहाँ पर कौन सा है। बट यस, देयर आर 7 ओरिएंटेशन एंड दिस इज कंप्लीटली कन्फर्म्ड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एफ सबशेल के लिए बता दिया हम लोगों ने, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ओरिएंटेशंस होते हैं, बस इतना ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट है बेटा अपने पास 4th नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कई बार इसको स्पिन ओनली बोल देते हैं, MS बोल देते हैं, या ओनली S बोल देते हैं। स्पिन और स्पिन ओनली, ठीक है। किसने दिया था? गिवन बाय, 2 नाम इसमें आते हैं बेटा हमारे पास में। एक आता है गोल्डस्मिथ एंड एक आता है उल्हनबेक।
है ना, स्पेलिंग थोड़ा बहुत देख लेना आप, गोल्डस्मिथ एंड उल्हनबेक। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर ms और s से डिनोट करते हैं, गिवन बाय गोल्डस्मिथ एंड उल्हनबेक, है ना। वैसे नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है, पता होने चाहिए, है ना। बैक में BECK भी हो सकता है, या BECK या BACK, जो भी होगा आप देख लेना, नंबर इसका कोई खास मैटर नहीं करता है। किसके बारे में बात करता है, डिनोट्स बाय द, या इट डिनोट्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा, है ना। अब देखो, आपको पता होना चाहिए, यहां पे भी स्पिन दो तरह की होती है। हम लोग स्पिन वर्ड, है ना, एक आपका होता है स्पिन जो कि ऑर्बिट के अराउंड होता है, एक स्पिन होता है ऑन एक्सिस। यहां पे होता है ऑन एक्सिस, मतलब स्पिन में भी हम किसकी बात करते हैं, तो यहां पे लिख देंगे इन एन ऑर्बिटल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे जो स्पिन होती है उसकी बात यहां हो रही है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दो तरह की स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस in two ways, ठीक है। एक तो होगा क्लॉकवाइज, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का अपना एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन अगर देखो क्लॉकवाइज, अब आप ऐसे बना लो समझने के लिए, है ना। बाकी तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, लेकिन बोर्ड पे बनाने के लिए मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, उसका खुद का अपने एक्सिस पे घूमना। आप ऐसे लिखो, चाहे इसके कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे समझ जाओगे। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। और एक क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपना, मतलब मैं एक काम करो, दोनों मत बनाओ, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूज़न होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर है, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। कन्फ्यूजन वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए स्मॉल m की वैल्यू मानी जाती है +½ और इसके लिए मानी जाती है -½ इसका डिनोशन होता है आपका ऐसे, और इसका डिनोशन होता है ऐसे। कई बार इसको ऐसे भी लिखा गया था, और इसको हम ऐसे भी बताते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें लिखिए आगे एक नेक्स्ट लाइन जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द स्पिन एंगुलर momentum can also be calculated by value of s। हम s की वैल्यू से स्पिन ऑनली एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्पिन ऑनली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √s इंटू s+1 h/2π। अब देखो h/2π है, तो इसकी जगह हम और क्या रख सकते हैं, h कट। क्लियर है बेटा। तो आपकी चारों क्वांटम नंबर्स यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, है ना। अब हम थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो 2 मिनट देख लीजिए, बाकी इससे सीधा हम आगे बढ़ेंगे ऑर्बिटल और उसके शेप में, ठीक है। चलिए,
देखिए जरा, अब देखो वैसे रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन देखो इस सीक्वेंस में होता है N, L, M एंड S। N, L, M और S कैसे? सबसे पहले आगे क्या लिखा जाता है? N, उसके बाद में किसका नंबर आता है? L का, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? M। अब इसको अगर आपको थोड़ा और क्लियर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, आप यही रखो क्योंकि आपको आखिर में तो समझना है। तो ये थोड़ा सबस्क्रिप्ट में नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, या ऊपर की तरफ ले लिया किसी ने, दिखाने वाला कैसे भी दिखा सकता है, ऊपर ले दे तो आपको M रखना। उसके लास्ट में S को वैसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट अगर कहीं करा हुआ मिल जाए तो चिंता करने की बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें आप, है ना, आपको पूछ लिया जाए गिव द ऑल क्वांटम नंबर्स presenting in the following, presenting in the following। नंबर आपको दे दिया 2s1, ठीक है, सेकंड दे दिया आपको 2px, इसको ऐसे करो, इसको छोड़ दो, है ना, 2s, ठीक है, अभी 1 वाला इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे नहीं तो। इसका आ गया आपका 3dxy, है ना, फोर्थ आ गया आपका 4pz। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा। n की वैल्यू हमेशा नंबर वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वही रहती है, तो ये तो हमेशा होगी 2 2 3 4, ऑलवेज, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। L आपको भी समझ में आ जाएगा क्योंकि आप सब जानते हो बेटा, L इज इक्वल टू 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए क्या होता है? F एंड सो ऑन, G H I J K L M N, हो ना। तो इसका हो गया 0, इसका हो गया आपका 1, इसका हो गया आपका 2 और इसका हो गया आपका 1। लेकिन ML की बात करें तो अब ML में अभी अपन ने अभी तक तो नंबर दिए नहीं है, वैसे शायद कल दिए थे, लास्ट कल वाली क्लास में हमने दिए थे क्या ML की वैल्यूज़ के नंबर वगैरह? नहीं दिए अभी तक। PXY के तो मैंने बताए थे, दिए थे, DXY YZ वो शाम वाली क्लास में दिए थे, यहाँ नहीं दिए थे कल, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमने नहीं दिया अभी तक। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो अभी तक नहीं दिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, आपको S के लिए तो कोई नंबर नहीं होता है, वैसे होता है 0 लिख दो आप, MS की वैल्यू, ML की वैल्यू, या नहीं दो भी चलेगा पर 0 होता है। P में 3 होते हैं, PX, PY और PZ। ज़रा बता दो शाम वाली क्लास से क्या क्या लिखा था आपने? PZ का तो 0 है, PX का -1 और PY का +1 है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद में D में देखो, D में अपन लोगों ने क्या कहा था, इधर लिखोगे DZ² बीच में, उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होती है? 0। अब इधर से हम बात करी थी DXY, इधर करेंगे DYZ, ZX और इधर X² Y², इसको लिखेंगे -1, इसको -2 -1 +1 और +2, यही था बस। वैसे तो याद करवा रखा था, कोई बात नहीं। ये इसके MS की ML की वैल्यू याद रखनी है आपको। अब ये हो सकता है किसी बुक में आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंज मिल जाए, वैसे नहीं पूछते हैं, डिबेटेबल है थोड़ा सा, कुछ क्या मानते हैं, कुछ कोई मानते हैं। अब बट जो भी है हमारे पास एटलीस्ट ये होना चाहिए एक बार दिमाग में, अगर कहीं कॉन्ट्रारी कोई आता है तो हम बाद में देखेंगे। बोलिए क्लियर बेटा? तो अब अगर आपको कोई कहे कि
s के लिए m की वैल्यू 0, लेकिन px के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -1। dxy के लिए क्या लिखना है, -2, और pz के लिए क्या लिखना है, 0। ठीक है। और ms आप नहीं समझा सकते या s आप नहीं समझा सकते। s में अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ बोथ में से कोई एक हो सकता है। पर हालांकि इससे तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्लस ऑफ है या माइनस। अब पूछ ले तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। आप उस सामने वाले को डिबेट तो नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, हम कैसे मान लें, हम क्यों माने। अगर आ गया ऑप्शन में, वैसे नहीं आता है, पर अगर आ गया तो प्लस ऑफ माइनस ऑफ में से जो लिखा हुआ हो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए बेटा, तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन को करना कैसे है, देना कैसे है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, डोंट वरी। बस एक शेप वाला टॉपिक मैं करवा देता हूँ, फिर हम और भी बहुत सारे जो कल किए थे या उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो करे हुए हैं, हटा दो उसको बस। चलिए हेडिंग लगाइए, ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। अब देखो, जो एस सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको नाम क्या देंगे हम लोग, एस ऑर्बिटल्स। पी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या नाम देंगे, पी ऑर्बिटल्स। और डी वालों को डी ऑर्बिटल्स। कोई पूछे डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 5 के नाम भी हमको पता है, होने चाहिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब ये जो एक्स वाई वाई जेड, ये क्या है, उनके ओरिएंटेशन। क्या है उनके ओरिएंटेशन, कि डी ऑर्बिटल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे मैं बोल रहा हूँ वो डी एक्स वाई में है, तो इसका मतलब वो एक्स और वाई के कौन से किस एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है, वो आपको बता जाए। तो ये आपका फाइनली यहाँ पे ऑर्बिटल का शेप भी कैलकुलेट या शेप भी आपको डिटरमाइन हो जाता है। सबसे पहले एस ऑर्बिटल्स या एस सबशेल। तो एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या होंगे, एस ऑर्बिटल्स होंगे। इसी को हम एस ऑर्बिटल बोल सकते हैं, कि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एस सबशेल इज नोन एज एस ऑर्बिटल। इवन आप चाहो तो हेडिंग आप एस ऑर्बिटल ही लगा दो, चलो, या हम लोग राइट रखते हैं, तो डेफिनेशन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने लिख दिया तो ऑब्लिक लगा के लिख दो एस ऑर्बिटल्स। तो आप डेफिनेशन में ये लिख सकते हो, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द एस सबशेल आर नोन एज एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये एस ऑर्बिटल्स के शेप को कोई पूछ ले, शेप क्या होता है, तो याद रखना है स्फेरिकल। क्या बोला जाएगा, स्फेरिकल। मतलब एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और इसके कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 1 ओरिएंटेशन। या तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, या ये वाई पे होगा, या ये जेड पे होगा किसी एक पे, और तीनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हम यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं कि ये एक ओरिएंटेशन रखता है। कैसे भी घुमाओ इसको, बोलो क्लियर है। ठीक है, सेकंड देखिए, पी ऑर्बिटल, इसका शेप हम कहते हैं डम्बल्ड शेप। डम्बल्ड शेप, DUMBLLED, डम्बल्ड शेप। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है PX, एक होता है PY और एक होता है PZ। इसको हम क्या लिखते थे, 3 ओरिएंटेशन। 3 ओरिएंटेशन होते हैं इसके, PX, PY और PZ। अब देखो, अगर मैंने X, Y, Z इसको बोला है, तो PX को मैं यहाँ रखूँगा, बाकी वालों में एक्सिस लिखना अलग बात है, पर मैं डंबल नहीं बनाऊंगा। तो ये तो किसकी बात हो गई, PX की।
अगर बात करूं पी वाई की तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, सॉरी इधर वाई होता है, सही बनाया था, ये हो गया आपका पी वाई। और देखो ये भी डबल डी है, तो या तो ये होगा या ये होगा। और पी जेड में आपका ये आ जाएगा पी जेड ऑर्बिटल्स। तो अभी बात हो रही है डी ऑर्बिटल्स की। चौथा टाइप, तीसरा टाइप हो गया, ठीक है, इसका शेप माना जाता है डबल डम्बल्ड। डबल डम्बल्ड, ठीक है। उसके बाद में टोटल कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स, या हम कह सकते हैं कितने ओरिएंटेशंस हैं? 5 ओरिएंटेशंस हैं। कौन कौन से? तो देखो 3 का सेट अलग बनाएंगे, 2 का अलग बनाएंगे। 3 कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या जेड एक्स। अब देखो क्या करना क्या है, लोब हम एक ही टाइप की रखेंगे। कौन सी वाली? ये फूल वाली। तो करना क्या है, एक्स वाई बोले तो इसको एक्स और इसको क्या कर दो वाई। अगर वाई जेड बोले लोब वही रखो, इसको क्या कर दो वाई, इसको क्या कर दो जेड। अब देखो एक्स जेड करना है तो एक्स जेड करो, ये लो, ये एक्स जेड हो गया, ये तीनों खत्म। अब जेड एक्स हो सकता है मैंने एक्स इधर रखा, किसने इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लोब्स को उसके बीच में रखना है, दैट्स ऑल। अब यहां पर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम का है, तो यहां पर इन सब के लिए लिखना है फॉर ऑल ऑफ 3 the electron density is maximum in between axes. Maximum in between the axes. In between the axes बोल रहा हूं मैं। अब यहां पर इसके 2 टाइप है, एक है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक है डी जेड स्क्वायर। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ करना है बट थोड़ा डिफरेंट है, एक्स वाई लिखेंगे और अब देखो मैंने ऑन द एक्सिस किया है। देखो ये मेरे एक्सिस है, तो एक्सिस के बीच में मेरी लोब्स आ रही है, जहां लोब्स वहीं इलेक्ट्रॉन देखो आपने कहा डम्बल्ड शेप, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अरे मैंने कहा कि पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का शेप डम्बल्ड होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो किस शेप में रिवॉल्व कर रहा है? डम्बल्ड शेप में रिवॉल्व कर रहा है। समझ रहे हो बात को? और अगर मैं कह रहा हूं कि डी ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड में कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। याद रखना ऑर्बिटल और कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है और जहां जिस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है वो ऑर्बिटल है। इसे हम आगे जाके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं। ये एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम दिवाली के दिन वो तारातुली जलाते हो ना, अगर तारातुली जलाकर आप उसे सर्कल में ऐसे ऐसे घुमाओ और उसको हटा दो तो क्या वहां पर एक स्पेरिकल धुआं बनता है? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका जो एक क्लाउड बनता है, उसका शेप क्या है? अगर स्फीयर है तो वो एस ऑर्बिटल है। अब अगर उसी तारे को तुम ऐसे 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 8 बनाओ और उसको हटा दो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ में इलेक्ट्रॉन जहां मैक्सिमम अवेलेबल होता है वो उसका ऑर्बिटल, और क्योंकि पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डम्बल्ड शेप में घूमता है इसलिए हम उसे पी सबशेल को
डम्बल्ड शेप का बोल देते हैं। डी, अब कॉम्प्लेक्स देखो, एफ कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वो जैसे घूम रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे घूम रहा है, तो हमने उसका शेप क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स। अगर हम उसका कोई नाम दे पाते तो जरूर हम यहाँ पे लिख देते, अभी नहीं दे पा रहे तो हम उसको कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसमें क्या लिखेंगे? नोट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। तो मान लो कल को एक 4 ऐसे ऑप्शन आ जाए कि इन विच ऑफ द डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस, इन विच ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, और आपको दे दे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड, क्या आंसर होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसमें से डी जेड स्क्वायर दे दे तो डी जेड स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात? अब देखो इधर डी जेड स्क्वायर कैसे बनाना है, तो देखो ये मेरा अगर जेड है, एक डंबल तो मैं यहां बनाऊंगा, अब जेड स्क्वायर है 2 बार बनेगा। अब इसको बनाने का तरीका कुछ ये है, ये है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर तो लिखा हुआ ही है, और नोट लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस, और यहां होती है इन बिटवीन एक्सिस। इसमें भी देखो दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और 66.66% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे, और 1/3 और 33.33% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होती है, इस वाली रिंग पे होती है जो छोटी मोटी बातें ध्यान में रखने वाली, वो याद रखनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये छोटी मोटी बातें बनती है यहां से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस। क्लियर है? और लास्ट 4th नंबर बेटा लिख दीजिए एफ ऑर्बिटल, हालांकि उसमें कुछ नहीं लिखना है, कॉम्प्लेक्स लिख के छोड़ देना है। 4th लिख दीजिए आप एफ ऑर्बिटल्स, शेप आप लिख देना कॉम्प्लेक्स, एंड कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल, बट हम लोग उनको नहीं बनाते ना, हमको पता चला है, बना तो क्या, पता ही नहीं चलेगा तो क्या बनाएंगे। अभी तक हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक आपका लगभग चैप्टर 80% 85% कंप्लीट माना जाता है। अब कल की क्लास में हम लोग इस पे करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स।